हेलो माय लवली nieces एंड नेफ्यू, आई एम योर अंकल केमिस्ट्री अंकल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरिन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बोले तो PYQ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के क्वेश्चंस के लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ an isomer of compound C4H9Br which is most reactive towards SN1 reaction। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि आइसोमर की इसको स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, और वो आइसोमर मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। कंप्लीट हो गया। SN1 का तो आपको पता ही है। SN1 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है और न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है ना। और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। ठीक है ना। यूनिमोलिकुलर का मतलब समझ गए ना। यूनिमोलिकुलर का मतलब ये होता है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ओनली 1 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे तो इसको बाई मोलिकुलर बोलते हैं, मतलब SN2 बोलते हैं। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक मोलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाता है, इसलिए इसको बोला हुआ है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। अब हम लोग समझना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो मोस्ट रिएक्टिव आइसोमर है उसको इसका स्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले आइसोमर क्या होता है इसका बेसिक आपको चीज़ पता ही होगा। ठीक है ना। आइसोमर क्या होता है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा। आइसोमर क्या होते हैं? 2 और मोर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना। जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एटम्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका अलग अलग होता है। ठीक है ना। जैसे हम किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो मल्टीपल स्क्रीन्स लगी रहती है, तो उन सब में एक चीज़ क्या कॉमन होती है कि सब में एक स्क्रीन होता है और सामने की तरफ क्या होती है? चेयर लगी रहती है। सबके अंदर ये चीज़ कॉमन होती है, पर डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये होता है किसी के अंदर तो जो चेयर्स है वो हॉरिजॉन्टल लगी रहती है, किसी के अंदर चेयर्स का अरेंजमेंट जो है वर्टिकल होता है। इस तरह से चेयर्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, लेकिन चीज़ें क्या रहती है मालूम है? नंबर ऑफ चेयर्स सेम रहती है, स्क्रीन भी क्या रहती है? सेम रहती है, बस उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट जो अलग अलग होता है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आइसोमर। ठीक है ना। ये तो हो गया आइसोमर का बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो हमको कंपाउंड दे रखा C4H9 और Br के हम सारे आइसोमर जो पॉसिबल आइसोमर है वो सब हम बना के देखते हैं। ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन से आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला यही रखना है और जितने पॉसिबल आइसोमर है वो सब आपको बनाने हैं। ठीक है ना। तो देखो इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को रखने का एक डिज़ाइन तो सिंपलेस्ट ये है कि हम चारों कार्बन एटम को हम स्ट्रेट चेन में लगा देंगे। फिर जो है एक Br है उसको हम टर्मिनल पर लगा देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें हम हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया। तो 9 ही होना चाहिए। एक Br है तो एक Br है, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है। तो एक तो डिज़ाइन हमारे पास ये बन गया कंप्लीट। अच्छा, एक डिज़ाइन ये भी हो सकता है कि हम 3 कार्बन को चेन में ले लें और एक को हम ब्रांच में बना लें, ये भी एक डिज़ाइन है। ठीक है ना। और इसमें Br को फिर से टर्मिनल पे लगा देते हैं और बाकी हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। 3 3 6 और ये 1 और ये 2। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 9 है। ठीक है ना। कार्बन इसमें भी 4 है, Br 1 है। कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका एक डिज़ाइन ऐसा भी हो सकता है कि हम 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दें, ठीक है ना, और एक Br को हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है ना, इस जगह लगा देते हैं, बाकी हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। ये 3, ये 3, ये 2 और ये 1। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है ना। तो एक डिज़ाइन ये भी हो सकता है। अच्छा, एक डिज़ाइन हम इसका ये बना सकते हैं कि 4 कार्बन को हम ऐसा चेन में लगा लें, ठीक है ना, और Br को हम इस बार इधर नहीं उधर लगा लेते हैं, इस तरफ लगा लेते हैं। ठीक है ना। बाकी हाइड्रोजन फिल कर देते हैं, ये हाइड्रोजन फिल कर लिया। ठीक है ना। एक डिज़ाइन इसका ये भी हो सकता है। कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका एक डिज़ाइन ये भी हो सकता है कि हम 3 कार्बन को तो लगा देते हैं एक स्ट्रेट चेन में, और एक जो कार्बन बचा है उसको ऊपर या नीचे लगा देते हैं, और बाकी एक जो वैलेंसी बच रही है उस पर Br लगा देते हैं। ठीक है ना। ये भी डिज़ाइन हो सकता है।
और बाकी जो जगह है उसमें आप हाइड्रोजन को फिल कर दो तो 9 हाइड्रोजन ही बनेगा। ठीक है ना। तो ये सब जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस सब में कार्बन एटम 4 है और इन सब में हाइड्रोजन एटम जो है वो 9 है और इन सब में Br का एटम 1 है, लेकिन इन सब एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना। तो ये सब पॉसिबल अरेंजमेंट मैंने बता दिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी और बन नहीं रहा है। ठीक है। और आपसे बन रहा हो तो आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारे पास। अब हम इसका एक बार नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे IUPAC में अगर इसका नोमेनक्लेचर करना चाहे तो स्ट्रेट चेन बनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूट पास में होता है तो उधर से करेंगे। ठीक है ना। तो इसका नेम हो जाएगा अपने पास 1 ब्रोमो और ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। अच्छा, कॉमन सिस्टम में अगर नेम चेंज करना चाहें तो इसका नेम होगा, इन 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल। Br को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। और ये स्ट्रेट चेन है, मतलब ये नॉन ब्रांच है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है तो इसके आगे क्या लगाएंगे, प्रेफिक्स n। n का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है ना। नॉर्मल का मतलब नॉन ब्रांच, ये स्ट्रेट है इसलिए n लगाया आगे। ठीक है ना। और ये ब्यूटाइल है और ये ब्रोमाइड है। अच्छा, इसका IUPAC में नेम करना चाहें तो स्ट्रेट चेन बना लो, लॉन्गेस्ट चेन बना लो, नंबरिंग उस साइड से करो जहाँ से सब्स्टिट्यूट पास में आता तो ये नंबरिंग कर लिया। अब ये भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है, ये भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इसका नेम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल है। ब्रोमो की स्पेलिंग B से स्टार्ट होती है, इसकी M से स्टार्ट होती है। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे 1 ब्रोमो, ये लिखा 1 ब्रोमो। फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, लिख दिया 2 मिथाइल। और बॉक्स वाले को क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया कंप्लीट। ये इसका IUPAC में नेम हो गया। अब इसका कॉमन नेम करना है तो कॉमन नेम भी कर सकते हैं। कॉमन नेम कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। ठीक है ना। ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये वाला ग्रुप है ना, इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। आइसो कब लिख सकते हैं हम लोग, आइसो लिखने के लिए आपको एक चीज़ क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आइसो लिखने के लिए एक CH होना चाहिए, एक CH होना चाहिए और उस CH से डायरेक्टली कनेक्ट 2CH3 होना चाहिए। समझ आ गया आपको। एक तो आपको CH चाहिए और उस CH से डायरेक्टली कनेक्ट 2CH3 चाहिए। अगर ऐसा कभी भी ग्रुप आपको दिखे तो आप उसके नेम के पहले क्या लिख सकते हैं, आइसो लिख सकते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा आइसो। अब टोटल कार्बन गिन लो, इसमें कॉमन सिस्टम में चेन नहीं बनाते, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं। तो 1 2 3 और 4 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। और लास्ट में क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड नेम हो गया, कंप्लीट हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, अब इसका नेम करते हैं। इसमें भी आप स्ट्रेट चेन बना लो, ये बना दिया कंप्लीट। नंबरिंग आप उस साइड से करो, सब्स्टिट्यूट पास में आ रहा है, इस साइड से करो। ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक है। और बॉक्स वाले को पढ़ो, ये क्या हो जाएगा बताओ, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, ये इसका IUPAC में नेम हो गया। कॉमन नेम करना है, ठीक है ना। कॉमन नेम करना है तो कॉमन नेम कैसे करेंगे, Br इस कार्बन से लगा हुआ है, इस पर स्टार लगा दो। स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड, डायरेक्टली 1 और 1, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। एक इधर है और एक इधर है तो 2 कार्बन से कनेक्ट है तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन से Br कौन से कार्बन से लगा हुआ, सेकेंडरी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। और कार्बन गिनो, ब्यूटाइल। ठीक है ना। और लास्ट में क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। कंप्लीट हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नेम होगा कंप्लीट। इसका भी नेम अगर लिखना चाहें तो स्ट्रेट चेन बना लो, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूट की साइड से आप नंबरिंग कर लो। ठीक है ना। तो इसका भी नेम क्या हो जाएगा बताओ, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 नंबर पे ब्रोमो आएगा। और बाकी बॉक्स में जो दे रखा है उसका क्या नेम आएगा, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन। इसका भी नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। तो ये दोनों एक्चुअली सेम है, थोड़ा सा दिखने में अलग लग रहा है लेकिन है सेम है, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप काट सकते हैं कंप्लीट। अभी हमारे पास ये लास्ट बचा है, इसका नेम करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो। नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं क्योंकि बराबर पोजीशन आ रही है। ये 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है, ये भी 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है। इसका नेम ब्रोमो है, इसका नेम मिथाइल है, पहले ब्रोमो आएगा तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो और उसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और बॉक्स वाला लिखेंगे, बॉक्स वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कंप्लीट हो गया, ये इसका IUPAC में नाम है। कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, देखो Br इस कार्बन से लगा, इस पर स्टार लगाओ।
स्टार वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे टर्शरी कार्बन है। तो इसके पहले लिखेंगे टर्शरी। कार्बन गिन लो टोटल 1 2 3 4, इसमें चेन नहीं बनाते, कॉमन सिस्टम में टोटल कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल, ये हो गया ब्यूटाइल। लास्ट में क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, लिख दिया ब्रोमाइड, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कंप्लीट। तो ये सारे के जो कंपाउंड दे रखे थे उन सब के IUPAC नोमेनक्लेचर बता दिए, कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर बता दिए शॉर्ट में, ठीक है। बाकी अलग से एक लेक्चर बना देंगे जिसमें नोमेनक्लेचर को कैसे करते हैं उसका डिटेलिंग में आपको बता दूंगा। कंप्लीट हो गया। अच्छा, इन सब कंपाउंड की अगर आपको डिग्री पहचाननी हो तो हम डिग्री भी पहचान सकते हैं। कैसे, इस वाले कंपाउंड को तो मैं हटा ही देता हूँ, ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब हम ये सब एल्काइल हैलाइड है एक्चुअली, ये सब क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ये देखो RX, ये भी R और X, ये भी R और नीचे ये X, ये पूरा का पूरा R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और नीचे X है, तो ये सब एल्काइल हैलाइड हो गए। अब एल्काइल हैलाइड में अगर ये वाला बोले तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कौन सा डिग्री है बताओ, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये वाला, ठीक है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि Br जिस कार्बन से लगा उस पर स्टार लगाओ, स्टार वाले कार्बन को देखो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, डायरेक्टली 1 से कनेक्ट है। इनडायरेक्ट तो 1 2 3 से हो सकता है, पर डायरेक्टली 1 से ही कनेक्ट है, इसलिए हम इस एल्काइल हैलाइड को बोलते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कंप्लीट हो गया, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब नीचे की तरफ आओ, सेकंड वाले कंपाउंड को देखो, ठीक है ना। इसमें ये Br जिस कार्बन से लगाओ इस पर स्टार लगाओ, स्टार वाले कार्बन को देखो, स्टार वाले कार्बन को देखो, क्लियर है। ये स्टार वाला कार्बन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्टली, इसलिए ये भी कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री। कंप्लीट हो गया। अब इस पे आ जाओ, इस Br वाले का, ये Br जो है इस कार्बन से लगा हुआ है, इस पर स्टार लगा दो, और स्टार वाले कार्बन को देखो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 और 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये 2 डिग्री हो गया। कंप्लीट हो गया 2 डिग्री। अब इस पे आ जाओ, ये Br जिस कार्बन से लगा उस पर स्टार लगा दो, यहाँ पे स्टार लगा दो, स्टार वाले कार्बन को देखो डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3 से कनेक्ट है, इसलिए कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो इस तरह से सारे एल्काइल हैलाइड को मैंने डिग्री में क्लासीफाइड कर लिया। वो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, नीचे 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। कंप्लीट हो गया। तो ये सारे एल्काइल हैलाइड की डिग्री बना ली। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। ये तो हमने सारे पॉसिबल आइसोमर बता दिए। अब इनमें से कोई एक आइसोमर इस क्वेश्चन का आंसर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी इसका आंसर हो सकता है। अब हमें वही फाइंड आउट करना है। तो हम आ जाते हैं वापस से मेन क्वेश्चन पर। अब हमको इसकी रिएक्टिविटी निकालनी SN2 में नहीं, SN1 में इसकी रिएक्टिविटी निकालनी है। तो SN1 में क्या होती है मालूम है, रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है। किसकी रिएक्टिविटी, SN1 मैकेनिज्म में जो कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, और स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है SN2 में, ठीक है ना। SN2 जब आप लिखेंगे तो उसमें रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर SN1 में जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। क्योंकि SN1 का अगर मैकेनिज्म आपको पता है तो उस मैकेनिज्म में 2 स्टेप चलती है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है मालूम है, आयोनाइजेशन होता है। तो स्टेप 1 में आयोनाइजेशन होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है ना। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। और रूल ये कहता है कि जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसको बनाने वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी क्या होगी मालूम है, ज़्यादा होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो अब आपके सामने 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड अभी मैंने लिखे थे, ठीक है ना। अब उसमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तो मैंने 1 डिग्री बनाया था आपके सामने, CH3 CH2 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 Br, ये 1 डिग्री बनाया था। अब इसका कार्बोकेटाइन देखेंगे तो ये CX बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ठीक है ना, CX बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो ये Br जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस आयन की फॉर्म में चला जाएगा और सामने वाले को ये प्लस कर देगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 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 और प्लस, ये बना कार्बोकेटाइन। ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन।
क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि ये प्लस चार्ज वाला जो कार्बन है उसको देखो, ये डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है ना, इससे ही कनेक्ट है, इसलिए इसको 1 डिग्री बोलते हैं। जिस कार्बन पर प्लस लगा हुआ है उस प्लस वाले कार्बन को देखो, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा जो आपने बनाया था वो कुछ इस टाइप से बनाया था, ठीक है ना, इस टाइप से एल्काइल हैलाइड बनाया था। इसको भी आप मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे, SN1 मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में, तो इससे भी आपको कार्बोकैटायन तोड़ के निकालना है। तो ये CX बॉन्ड है, इसका क्लीवेज हुआ, Br को आप तोड़ के अलग कर दो माइनस फॉर्म में, और बाकी बचे हुए पर सामने प्लस लगा दो। तो ये CH3 CH CH3 ये CH2, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस, क्योंकि इस पर माइनस लगा तो सामने वाले पर प्लस लगेगा, तो ये लग गया प्लस। अब इसकी भी डिग्री पहचाननी है, तो देखो पॉजिटिव जिस पर लगा हुआ है उस कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है? सिर्फ एक से, तो ये भी 1 डिग्री है, ठीक है ना, ये भी 1 डिग्री है। अब आपने एक जो कंपाउंड बनाया था वो ऐसा बनाया था, ठीक है ना, इस टाइप का बना रखा है, पीछे देख लेना, कंप्लीट। अब इसको भी अपन स्टेप 1 में लेके जाएंगे। आयोनाइजेशन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, ठीक है ना, और इसी स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाना है, तो ये CX बॉन्ड को काटो, ये रहा CX बॉन्ड, इसको काटो, तो ये Br माइनस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, और बाकी बचे हुए सामने पर प्लस लगा दो, तो ये सामने प्लस CH3 CH पर क्या लगेगा? प्लस, और इधर CH2 और CH3, कंप्लीट हो गया। ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है बताओ? ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों है? क्योंकि जिस पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना, उस कार्बन को देखो, वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। क्लियर है? और एक आपने ये बनाया था CH3 CH3 और Br, ये आपने बनाया था। इसका भी आप आयोनाइजेशन करके देखो, तो इसमें ये CX बॉन्ड कटेगा, इसमें भी ये Br निकलेगा, और ये बचा हुआ आपको लिखना है CH3 और ये प्लस, ये कार्बोकैटायन बना। ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन हो सकता है बताओ? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों है 3 डिग्री कार्बोकैटायन? क्योंकि पॉजिटिव जिस कार्बन पर लगा हुआ उस कार्बन को देखो, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है? 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ आ गया यहाँ तक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना, ये क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से। कंप्लीट, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे रीज़न है। इंडक्टिव इफेक्ट पे भी समझ सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर समझाता हूँ। इसमें देखो, ये कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं 3 एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, धक्का देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और प्लस आई का मतलब भी यही पुश करने वाला इफेक्ट है, विड्रोल नहीं, खींचने वाला नहीं, धक्का देने वाला इफेक्ट को प्लस आई बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? मिथाइल ग्रुप इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर पुश करेगा, ये मिथाइल ग्रुप नीचे पुश करेगा, ये मिथाइल ग्रुप इधर पुश करेगा। तो तीनों मिथाइल ग्रुप इन 3 कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ पुश करेंगे। अगर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाली डेंसिटी जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास जाती है तो वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को डैमेज कर देती है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डैमेज होता है उतने ही ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसके पॉजिटिव चार्ज को डैमेज करने वाले 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका चार्ज ज़्यादा डैमेज होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऐसा काम करने के लिए इसमें 2 डिग्री में केवल 2 ग्रुप है, ये और ये, सिर्फ 2 ही एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश नहीं होगी इस कार्बन की तरफ, ठीक है ना। तो ये इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। और इसमें भी आप देख लो, एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ पूरा, ठीक है ना। और उसमें 1 डिग्री में देखेंगे तो 1 डिग्री में भी ये एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
पुश करने वाला, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ पुश करने वाला सिर्फ एक ग्रुप है। इसमें भी इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ पुश करने वाला एक ग्रुप है। इसमें 2 मिथाइल और इथाइल लगे हुए हैं, 2 ग्रुप है, और इसमें 3 ग्रुप है। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से लगे रहते हैं उतने ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं और उतने ही ज़्यादा उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो 2 डिग्री या 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो उसको बनाने वाला ये जो कंपाउंड है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, और 1 डिग्री वाला सबसे कम रिएक्टिव होगा। समझ आ गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर, आइसोमर की स्ट्रक्चर बनाओ जो SN1 में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है ना, तो आपने देख तीनों आइसोमर लिखे हुए हैं, सब आइसोमर लिखे हुए हैं, तो इसमें कौन सा आइसोमर है जो SN1 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है, या ज़्यादा फास्टर रिएक्टिव होगा? ये ज़्यादा फास्टर रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। ये जो होगा इसकी रिएक्टिविटी जो है SN1 में ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इस कार्बोकेटाइन की जो है रिएक्टिविटी इस कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है? सिर्फ राइट द स्ट्रक्चर, मतलब आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इस कंपाउंड की क्या बना के आनी है? स्ट्रक्चर बनाने के आनी। नेम लिखना है तो आप नेम भी लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, या फिर कॉमन नेम लिखना है तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर पूछ रहा तो सिर्फ आप इसके स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है ना। तो ये फाइनल ये वाला इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। समझ आए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं, कोई भी अपने डाउट क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? थैंक यू।